हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिएटिव राइटिंग। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, बीकॉम हो बीएससी हो, तीनों ही सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग का है 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए शुरू करते हैं। अब तो देखिए, पढ़ना एक प्रक्रिया है। कैसा है? एनकोडिंग है, फिर संहिताकरण है, डिकोडिंग है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है पढ़ना? तो डिकोडिंग होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दुकानदार किस श्रेणी में आते हैं? दुकानदार जो होता है वो किस श्रेणी में आता है? मूवर्स के श्रेणी में, निर्माता है या मददगार है या निर्माता है? ये आपको दूसरा क्वेश्चन का सही उत्तर चुनना था। तो ये मूवर्स के श्रेणी में आते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन है? तो ये तो खैर ये ज्योग्राफी का चीज़ है, तो सीरियस ये तो जानते होंगे आप। चलिए हटाइए इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, यह एक मानो भाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। यानी कि भाषाई अनुमान जिसमें लगाया जाता है, तो वैसा कौन खेल होता है? पढ़ना या लेखन या सीखना या सुनना? तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना था। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ना। पढ़ना जब आप पढ़ते हैं तो आपके भाषाई कौशल का पता चलता है, या आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। किसी लिखित पाठ को समझने का अर्थ है, यानी कोई लिखा हुआ पाठ है, उसको अगर आप समझते हैं तो उसका क्या अर्थ है? तो पढ़ने की समझ आप में है, या फिर आवश्यक जानकारी निकालना आपको पता है, लेखक का आशय समझने, और ऑप्शन डी है ए और ये बी दोनों। तो सही उत्तर होगा ए बी दोनों। यानी अगर आप कोई भी लिखा हुआ चीज़ को पढ़ लेते हैं तो इससे ये जरूरी है कि आप पढ़ने में आपकी समझ भी है और आवश्यक जानकारी भी आप निकाल पाते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भूमि पर काम करने वाले पुरुष हैं। कौन है? भूमि पर जो कार्य करते हैं तो वो कौन से पुरुष हैं जो कि भूमि पर कार्य करते हैं, यही बोल रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है कृषक, दूसरा है बागवान, तीसरा है चरवाहे, चौथा है डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बच्चों, देखिए उपरोक्त सभी। अब ये तो लॉजिकल चीज़ है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात है क्या? आप देखते होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में जो खेती करता है वो कहाँ करता है? भूमि पर करता है। तो वही हुआ कि भूमि पर काम करने वाला कौन है? कृषक है। बागवान मतलब होता है बच्चों वो जो बाग लगाता है, जैसे फूल हो या छोटी छोटे पौधों को लगाता है, तो वही बागवानी करने वाला लोग होते हैं। चरवाहे वही होते हैं ना जो कि भेड़ बकरियों को चराने का कार्य करते हैं। तो इतनी बातें तो आप सामान्य रूप से जानते ही होंगे। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि पढ़ने के लिए SQ3R जो तकनीक दी गई, मतलब वो कब दी गई? सीधा मतलब यही है क्वेश्चन का। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए इसका ऑप्शन भी है आपके पास। ब्रेल जो है 1965 में दिए थे, या फिर 1970 में रॉबिन्स दिए थे, या फिर ए बी दोनों होगा, या फिर डिलीमेयर 1606। तो किसने दिया था? SQ3R का तकनीक जो दिया था रॉबिन्स के द्वारा 1970 में दिया गया था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, समय प्रबंधन को योजना एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। यानी समय का जो प्रबंधन हम लोग करते हैं, प्रबंधन का मतलब होता है ना कोई भी टाइम है उसको बचाना, कि कैसे आप उसको बचा सकते हैं अपने जीवन के अन्य कार्यों के लिए। तो उसका जो प्लानिंग और उसका क्रियान्वयन जो हम लोग करते हैं, यानी योजना जो हम लोग बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो यह एक कैसी प्रक्रिया है? तो यही पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन है व्यतीत समय पर चेतना नियंत्रण, उसके बाद है क्रियाकलापों में देरी, और उसके बाद है केवल विशिष्ट कार्य, ऑप्शन डी है दूसरे के समय पर नियंत्रण करना। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा बच्चों ये है कि बी नंबर सही होगा इसका। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन का एक तकनीक है? यानी कि समय प्रबंधन का एक तकनीक कौन सा है? तो यहाँ देखिए तकनीक पूछ रहा है और वहाँ प्रक्रिया पूछा था, तो दोनों अंतर है। ठीक है, इसमें एक ही मत मारिएगा। तो देखिए ए नंबर है नियमित अंतराल पर छुट्टी लेना, दूसरा है नहीं, और उसका फोकस कर मतलब उच्चर से बचें, यानी कि फोकस कर उस समय को मतलब व्यर्थ करने से बचें, यह भी एक तकनीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए सही उत्तर होगा एक, नियमित अंतराल पर जब छुट्टी हम लोग लेते हैं ना, तो ये इसका समय प्रबंधन का एक अच्छा तकनीक माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे।
नहीं नहीं माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट हमको देखने दीजिए थोड़ा। देखिए इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो हम इसको बता देते हैं। देखिए समय प्रबंधन का जो तकनीक होता है तो वो मैनेजमेंट ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं ना, तो उसको देखिए समझिए कि देखिए जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम जो होता है ना बच्चों, उसमें ये होता है ना कि मान लीजिए आपको मैनेज कोई टाइम करना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप पहले कोई भी चीज़ को जो करिएगा उसके लिए एक मतलब प्लान तैयार करिए कि हमको इस तरह इस प्लान में ये काम करना है। तो इससे क्या होता है कि कुछ समय आपका बचता है। दूसरा है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फोकस कर उस पर ही फोकस करें, मतलब तो वह भी हो गया कि उससे भी आपका समय बचेगा कि आप इधर उधर ना दौड़कर एकदम जो करना है, यानी अभी आपका काम क्या है, एग्ज़ाम निकालना, तो आप एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, बाकी इधर उधर का काम अभी छोड़ दीजिए। तो यह भी एक समय प्रबंधन का एक अच्छा तकनीक माना जाता है। चलिए 10 नंबर है स्पेक्ट्रोस्कोप स्कोपी उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रो उपयोग मतलब स्कोपी उपकरण जो होता है उसका कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो कौन आखिर करता है, तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, खगोल शास्त्री है या अंतरिक्ष शास्त्री। तो ऑप्शन सी सही होगा, खगोल शास्त्री। भाषा सीखने के आकर्षण क्षेत्र हैं, यानी कि भाषा जो सीखा जाता है तो उसका महत्वपूर्ण आकर्षक क्षेत्र कौन है, सब होता है लेकिन उसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना वही आपको चुनना है। तो ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपके पास है पढ़ना, दूसरा सुनना है, तीसरा लेखन और चौथा बोला जा रहा है। तो देखिए इसका सबसे उचित जो उत्तर होगा ना वो सुनना होगा। मान लीजिए जो आप सोचिए जो छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो भाषा कैसे सीखता है, वो मम्मी से सुनता है कि माँ माँ सुना तो वो माँ सीख गया, फिर दादा सुना तो दादा सीख गया। तो वो सुन के सीखता है, वो पढ़ता थोड़ी है। या फिर उस समय उसको लिखना आता है क्या, नहीं आता है, तब भी सीख जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना आना चाहिए या फिर लिखना आना चाहिए। भाषा अगर अच्छे से सीखना है तो आप सुन के भी सीख सकते हैं। क्या आपको पता है कि भाषा क्या इंग्लिश भी बोलते हैं साउथ इंडिया में, जो लोग नहीं भी लिखना पढ़ना जानते हैं ना, यहाँ जो नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ में चले गए हैं वो इंग्लिश भी बोलना जानते हैं। तो इसलिए भी जान लीजिए कि सुनना यानी उन्होंने सुन के उन चीज़ों को सीख लिया है। सुनने की प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है, अब यही बताना है आपको कि जो हम लोग सुनने की प्रक्रिया में किसको किसको शामिल करते हैं, यही चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो डेटा प्रोसेसिंग का, या फिर डेटा निर्माण का, या डेटा का अर्थ देना, या ऊपर में सभी। तो आपको सही चुनना है इसमें, तो ये सभी होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि सुनने की प्रक्रिया में डेटा प्रोसेसिंग का भी को भी शामिल किया जाता है, फिर डेटा का पुनर्निर्माण किया जाता है, डेटा का अर्थ देना, ये सब शामिल होता है उसमें। ठीक है, आज ये अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्रम्पेट हॉर्न बेग पाइप किस श्रेणी में है, ट्रम्पेट हॉर्न बेग पाइप किस श्रेणी में है, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो ऑप्शन है पवन वाद्य यंत्र में, या फिर वुडविंग में, या फिर देखिए स्ट्रिंग्स में, या प्रहार करने वाले यंत्र में। तो ये पवन वाद्य यंत्र यानी हवा से जो बजने वाला वाद्य यंत्र है, तो उसी में। तो आप एक कमेंट में बताइएगा, एक होता है हवा से बजने वाला होता है बांसुरी, उसके अलावा भी कुछ जानते हैं आप कि कौन होता है हवा जिसमें हवा भरी है तो वो बजने लगे, तो बताइएगा आप कमेंट में। 14 नंबर है संचार का सबसे प्राचीन रूप क्या है, सबसे मतलब पहले संचार जो किया जाता था उसका सबसे प्राचीन रूप क्या है, तो लिखना होता है, या भाषण होता है, या पढ़ना होता है, या प्रतीकात्मक। तो हम वही चीज़ बताए भी थे अभी तुरंत, भाषण खाली कर दिया। भाषण कैसे होता है, बोलना होता है ना, तो वही है सबसे प्राचीन रूप, बोलना होता है। यानी लोग या मनुष्य जब पैदा हुआ तो सबसे पहले वो भाषण या बोलना शुरू किया। वो ऐसा थोड़ी है कि वो तुरंत जन्म हुआ तो वो लिखने ही लगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ था प्राचीन समय से भी। तो ये होता है भाषण होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, संचार में सबसे बड़ा कदम है क्या है, तो ऑप्शन ए है बोलना, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है लिखना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सही होगा आपका, यही चूज करना था। तो सी ऑप्शन यानी कि लेखन जो है ये संचार का सबसे बड़ा क्रम है। ठीक है, कदम है मतलब। अब आइए अगले प्रश्न को देखिए। एक शब्द या वाक्यांश है जो हमें यह व्यक्त करने में मदद करता है जो हम कहना चाह रहे हैं। यानी कुछ ऐसे भी वाक्यांश होते हैं जो हमको ये चीज़ मदद करता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं उसके माध्यम से। जैसे मुहावरा होता है, गैम्बिट होता है, उसके बाद ट्रिक्स होता है, या फिर व्यंग्यात्मक होता है। तो व्यंग में जो होता है ना, जो आप व्यक्त करना चाहते हैं ना,
तो उसमें क्या होता है व्यंग्यात्मक रूप से, यानी कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई बोले पढ़ लिख के तुम क्या करोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो ये क्या है, ये आपके ऊपर व्यंग है। तो इसमें सब चीज़ व्यक्त नहीं हुआ, जो कि आपकी हर चीज़ को व्यक्त कर दे वो होता है गैम्बिट इसको बोलते हैं। अब मुहावरा में जानते हैं ना, मुहावरा में तो केवल वही चीज़ें बोली जाती है जो मेल लगती है, जैसे कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसमें हर चीज़ व्यक्त हुआ क्या, अगर यही बोलता है कि जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसके सामने आप किताब लिख के भी दे दीजिए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर इस तरह बोलता है तो होता है क्या, वो सही है, यानी कि पूरे अर्थ को बता रहा है, लेकिन उसमें तो प्रतीकात्मक रूप से बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 17 नंबर। सी का अर्थ कार्बन है, Ca का अर्थ कैल्शियम है। तो इसके उदाहरण हैं, कौन उदाहरण है, किस तरह के ये उदाहरण है, यही पूछ रहा है आपसे। एक होता है फील्ड संक्षिप्तीकरण या समान संक्षिप्तीकरण या व्यक्तिगत संक्षिप्तीकरण या इनमें से कोई नहीं। ये किसका उदाहरण है, यानी कि जो आप छोटा रूप लिखते हैं, मान लीजिए सी का लिख रहे हैं तो इसको बोलते हैं फील्ड संक्षिप्तीकरण, माफ़ कीजिएगा। तो इसका अर्थ होता है ना, वो एकदम संक्षिप्त रूप में आप किसी को लिख रहे हैं। अब मान लीजिए किसी का नाम मोहन होगा, तो मोहन को कोई उसके घर वाले कुछ और बोलते होंगे एकदम छोटा नाम में। तो ऐसे जो छोटा छोटा चीज़ का यूज, मतलब बड़े नाम का, जैसे कार्बन इतना बड़ा नाम है और कार्बन के लिए सी यूज हो रहा है, तो इसको फील्ड संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। 18 नंबर है, यह वाक्य जो कथन या दावा करते हैं कहलाता है, यानी जो वाक्य कथन और दावा करे या दावा करे उसको क्या कहते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपको चुनना है। घोषणात्मक या मुहर वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर देखिए आदेशात्मक वाक्य, या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो देखिए ये घोषणात्मक और मुहर वाक्य होता है, जैसे कि देखिए जिसमें आप घोषणा करें कि हमको कल पटना जाना है, ये आप घोषणा किए, तो इसमें क्या हुआ, ये दावा है आपका कि हम कल पटना जाएंगे ही जाएंगे। या आपने ये दावा किया कि आज का एग्ज़ाम हमारा सबसे बेहतर गया, तो ये आपका दावा है ना कि आपने ये घोषणा किया। तो इसी को लेता है घोषणात्मक मुहर वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है ना बच्चों, जिसमें अंतिम में प्रश्न चिन्ह लगे, जैसे होता है कि क्या आपने खाना खाया, क्या तुमने खाना खा लिया, इसके अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, और आदेशात्मक वाक्य होता है जो आदेश देने के लिए, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये सब क्या है, आदेश देने वाला वाक्य है। ठीक है, और विस्मयादि बोधक एक वाक्य होता है जो कि आप हिंदी में पढ़िएगा ये सब, तो यही वहीं से इस सबको उठाता है, लेकिन आपको ये माफ़ कीजिए क्रिएटिव राइटिंग में भी इसको पढ़ने के लिए डाला हुआ है, तो इसलिए भी इसको यहाँ पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, शब्दों को वह समूह युवा के या का भाग बताता है और जिसे विषय और विधेयक होता है या कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो कि युवा का भाग बताता है उसको क्या कहते हैं, विषय या विधेयक उसके क्या होते हैं, यही पूछ रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है उसको चुनना है आपको। खंड होता है, वाक्य खंड होता है, गैम्बिट होता है, या मुहावरे उसको कहते हैं। तो सही होगा खंड। ठीक है, आ जाइए 20 नंबर। बाबर एक बुद्धिमान राजा था जिसने भारत का शासन किया। उचित संज्ञा पहचाने, इसमें सही जो संज्ञा है वो क्या है, राजा ए ऑप्शन, बी नंबर भारत, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कौन है इसका संज्ञा, सही संज्ञा। संज्ञा क्या होता है आप जानते होंगे, तो इसका सही होगा डी, यानी जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसमें बाबर क्या है, उसके व्यक्ति का नाम का बोध हो रहा है। अब राजा क्या है, यह उसकी विशेषता को बता रहा है, ये माफ़ कीजिए विशेषता नहीं, यह भी नाम का ही बोध कराता है ना, किसी शासक वर्ग के नाम का बोध हो रहा है इससे। और फिर देखिए भारत, यह देश का नाम है। तो ये तीनों ही शब्द जो है ये क्या है, संज्ञा के रूप है। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन, जिस संज्ञा से किसी ऐसे वस्तु का बोध हो जो न तो पुरुष हो और ना ही स्त्री हो, तो उसको क्या कहेंगे। तो ए ऑप्शन है सामान्य लिंग, ऑप्शन बी आपके पास है, ऑप्शन बी तटस्थ लिंग, और उसके बाद नपुंसक लिंग, और ये उपरोक्त सभी। तो आपको यही चुनना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो ये आप जानते हो नपुंसक लिंग। ये देखिए आपको लग रहा होगा हिंदी का चीज़ पढ़ा रहे,
तो हिंदी का चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपकी कम्युनिकेशन, हर बार कम्युनिकेशन याद आ रहा है, क्रिएटिव राइटिंग में आप जब भी पढ़ते हैं ना तो आपके सिलेबस में ये सब मेंशन है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्रिएटिव राइटिंग का ही मतलब होता है बच्चों आप राइटिंग कैसे करें अच्छा से अच्छा, तो यही आपको सिखाने के लिए उसमें तो व्याकरण का भी प्रयोग होता है और भी चीज़ों का प्रयोग होता है, इसीलिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्या है उसमें। एक पूर्ण पहचानने योग्य समग्रता बनाने के लिए क्या जरूरी है, ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन होगा कनेक्शन, या फिर लिंकिंग, या फिर चिपकाना, या फिर सभी। तो आपको सही ये 4 ऑप्शन में से चुनने थे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा यही आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ठीक है। सभी पैराग्राफ के निर्माण में आवश्यक कुछ कारक होते हैं, यानी कि एक पैराग्राफ जब निर्मित किया जाता है तो उसमें क्या क्या आवश्यक कारक होते हैं। एकता होना चाहिए उसमें, या आदेश होना चाहिए, या विविधता होना चाहिए, या सभी होना चाहिए। तो सभी होगा, यानी एकता, आदेश, विविधता सब उसमें होना चाहिए, ठीक है। एक पैराग्राफ का जब भी निर्माण किया जाता है तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण या लिखित किसी भी सामग्री का संक्षिप्त है, यानी सुनना या लिखना कोई भी सामग्री है तो उसका संक्षिप्त क्या है ये। तो इसको ए ऑप्शन है संक्षिप्त, या फिर सटीक, सारांश, उपरोक्त सभी। तो ये सारांश है बच्चों, किसी भी चीज़ को हम लोग सुनते हैं या समझते हैं ना तो उस यानी लिखते हैं तो वो सारांश के रूप में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, सारांश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है किसी बात के मुख्य बिंदु का संक्षिप्त विवरण, उसी को सारांश बोलते हैं। या फिर यह श्रवण या लिखित किसी भी प्रकार का हो सकता है, या फिर सामग्री का एक संक्षिप्त सारांश। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था, जो कि ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा शायद। तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन में कुछ हमको डाउट लग गया, उसको देख लेते हैं। एक मिनट समय दीजिए हमको। ये देखिए इनमें से सभी का ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन हम रखे थे, चूँकि जान के कि आप मतलब आपके पास ये 3 ऑप्शन, बाकी कुछ भी रहे तो उसको आप सही कर ही दीजिएगा। तो सामग्री का संक्षिप्त जो है, एक संक्षिप्त सारांश लिखना ही सारांश कहलाता है। यानी मान लीजिए आपके पास बोलेगा कि बाबर की ममता कहानी का सारांश लिखिए, तो क्या पूरा बाबर की ममता लिख दीजिएगा जो टीचर लोग पढ़ा दिया होगा आपको यूट्यूब पर, क्या उसी चीज़ को लिख दीजिएगा? वो नहीं, उसको लिखना जब भी होगा ना उसके सारांश को लिखना होगा, यानी उसके गुण बात को, जो मेन बातें हैं उसी को लिखना होता है, तो उसी को सारांश बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा, हमसे गलती हुआ था कि हम सोच के इसको किए थे, ठीक है। अब आ जाइए 26 नंबर, रचनात्मकता की विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं उसको देखिए। ये मौलिक होता है, या उसमें मौलिकता होती है, या फिर धारा प्रवाहिता होती है, लचीलापन होता है, या उपरोक्त सभी। तो आपको सही उत्तर जो आप, ये तो आसान चीज़ है, उपरोक्त सभी आप मार दीजिए, सही हो जाएगा। रचनात्मक लेखन के रूप हैं, यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग है उसके कौन कौन से रूप होते हैं, यही आपसे पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में। एक होता है काल्पनिक होता है, या रचनात्मक गैर काल्पनिक होता है, या फिर कथित और पटकथा होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में हम जब इसको पढ़ाए थे ना तो वहाँ पे हम बताए थे कि उपरोक्त सभी इसका होगा, जिसमें हम बताए थे कि क्या क्या होता है रचनात्मक का रूप, या क्रिएटिव राइटिंग का जो है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, मेन हम बताए थे, और भी होते हैं तो हमने मेन सारी बता दी थी, और वहीं से ये क्वेश्चन था। 28 नंबर है, रचनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण है, क्या है जिससे कि हम लोग रचनात्मकता की पहचान करते हैं, यानी क्रिएटिविटी की पहचान करते हैं। मस्तिष्क का उद्वेलन, या कल्पना, या फिर अलग सोच, या उपरोक्त सभी। यानी कि क्या होता है, तो उपरोक्त सभी जिसमें ये सब गुण पाया जाता है ना उसी को क्रिएटिव थिंकर बोला जाता है, यानी कि रचनात्मकता उसमें सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें मस्तिष्क का उद्वेलन हो, कल्पना करने की क्षमता यानी सोचने की क्षमता हो, या वो अलग तरह से सोचे, तो वही है, क्या है, वो सभी रचनात्मकता के ही रूप हैं, ठीक है। 29 नंबर, निम्न में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है, यानी किसी भी चीज़ का संक्षेप रूप में हम जब लिखते हैं, यानी कि उसको कंक्लूज जब हम लोग करके लिखते हैं, तो उसका कौन सा पार्ट, यानी ये जो ऑप्शन है उसमें सही नहीं है, ठीक है। तो अस्पष्टता,
यानी संक्षेपण जब करिएगा तो स्पष्टता होनी तो आज चाहिए ही चाहिए, या अस्पष्ट हो जाएगा तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सामंजस्य होना चाहिए, यानी कि उसमें को रिलेशन बैठाना चाहिए, यह भी इसका सही होता है। फिर देखिए नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि उसको आप जब जो वर्ड को लिख रहे हैं उसमें नियंत्रित रूप से उसको लिखें, यह भी ज़रूरी है। लेकिन संपूर्णता नहीं होता है, संपूर्णता का मतलब होता है क्या जानते हैं, पूरा लिखना, तो वो तो नहीं। और लेकिन आपको तो लिखना क्या है, संक्षेप में, यानी कि सबसे छोटा, यानी पूरा नहीं लिखना है। यानी मान लीजिए कोई कहानी है, उसका संक्षेपण जब बोले ना तो आप पूरा कहानी लिख के आ जाते हैं, तो लेकिन पूरा कहानी नहीं लिखना है, उसमें जो सबसे छोटा चीज़ है ना, यानी जो जो मेन चीज़ है ना, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। तो उसी को संक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब आज ये 30 नंबर क्वेश्चन पे, तकनीकी लेखन रचनात्मक लेखन का एक रूप है, कैसा रूप है, ये सही है कि गलत है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है सत्य या असत्य या अर्धसत्य या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये चारों हैं आपके पास, और आपको सही उत्तर चुनने हैं कि तकनीकी लेखन जो है रचनात्मक लेखन का एक रूप है, ये सही है या गलत। ये गलत है, ठीक है, असत्य है मतलब। उसके बाद देखिए, लेखन कौशल के आकलन के तत्व होते हैं, यानी लेखन कौशल यानी कि जो राइटिंग स्किल है उसके जो मेजरमेंट के तत्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो वही चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन एक है आपके पास मौलिक विचार, ऑप्शन बी है कल्पना शक्ति, ऑप्शन सी है भाषा शैली, ऑप्शन डी है सभी। तो यही हो जाएगा, उपरोक्त सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी लेखन कौशल का मेजरमेंट यानी मापन किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए 32 नंबर, रचनात्मक निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी क्या कौन कौन प्रकार का होता है, खोजपूर्ण होता है या परिवर्तनकारी होता है या संयोजनात्मक होता है या उपरोक्त सभी। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो उपरोक्त सभी इसका होता है, ठीक है। यानी कि ये सभी प्रकार के जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सभी गुण होते हैं रचनात्मक के प्रकार में, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण घटक क्या है। सृजनात्मकता जो होता है उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है। ए नंबर प्रवाह, उसके बाद लचीलापन, ऑप्शन सी है मौलिकता या इनमें से सभी। क्या होता है सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण घटक, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, ठीक है। अब आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता के जनक किन्हें माना जाता है, यानी सृजनात्मकता जो है उसके जनक कौन है। तो ऑप्शन ए है आपके पास टॉरेंटस या स्पीयर या फिर बेंथम या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको सही करना था कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, टॉरेंटस होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, लेखन निरंतर पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया है, यानी लेखन कार्य जो राइटिंग स्किल की जाती है उसमें पुनर्निरीक्षण होना जरूरी है। चूँकि पुनर्निरीक्षण नहीं होगा तो वो आप सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं ये आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उसमें हो। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये सही है या गलत है, तो ये सत्य है, असत्य है या अर्धसत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हम बोल ही दिए कि ये सत्य है, चूँकि लेखन प्रक्रिया में पुनर्निरीक्षण अगर नहीं होगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी जो लेख लिख रहे हैं आप वो सही लिखे या गलत। यानी कि आप लेख है वो लिख दिए, अगर फिर से उसका जांच नहीं करें, हो सकता है कि कुछ शब्द अशुद्धि हो, व्याकरण अशुद्धि हो, अगर जांच कीजिएगा, पुनर्निरीक्षण इसका कीजिएगा तो उसमें फिर से आप सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं सुधारेंगे तो वह क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए यह एक सत्य प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, डायरिया व्यक्तिगत संबंधों के रूप है, तो ये कैसा है, तो यही आपको बताना है। ये सत्य है, अर्धसत्य है, असत्य है, इनमें से कोई नहीं, तो ये सत्य होगा, ठीक है। आ जाइए 37 नंबर, क्रिएटिव नॉन फिक्शन को और भी कहा जाता है, यानी क्रिएटिव नॉन फिक्शन को क्या बोला जाता है। तो इसका सही है निबंध होगा या फिर कल्पना होगा या कविता होगा या इनमें से कोई नहीं, तो निबंध बोला जाता है इसको, ठीक है। अब आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए कम समय में बहुत चीज़ें हम लोग कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से या सब्जेक्टिव के माध्यम से, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से हर हमेशा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन की शाखा नहीं है, यानी कौन चीज़ है। हम आपको बताए थे क्रिएटिव राइटिंग के शाखा के बारे में, यानी कि उसके पार्ट को हम बताए थे कौन कौन पार्ट होता है नहीं होता है, तो वही पूछ रहा है कि इसमें कौन पार्ट नहीं होता है। तो इसमें आपको सही चुनना है, निबंध लेखन या थीसिस राइटिंग या कविता या कल्पना, कि किसका यूज नहीं होता है। तो थीसिस राइटिंग जो होता है ना, वो जो है ये क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। कल्पना भी होता है, कल्पना जब तक नहीं कीजिएगा तो क्रिएटिव राइटिंग आप कर ही नहीं सकते।
कल्पना का मतलब होता है चिंतन या थिंकिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी सोचना जिसको बोलते हैं आप सामान्य भाषा में, ठीक है। ये जब तक नहीं कीजिएगा तो क्रिएटिव राइटिंग होगा ही नहीं। इसके लिए आप पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ पे हम सब चीज़ बताए हुए हैं, ठीक। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रचनात्मक लेखन एक तरीका है, कैसा तरीका है? अपनी भाव प्रकट करने का या समय बर्बाद करने का, साहित्यिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें ये होता है कि इसमें हम लोग अपने भाव को प्रकट करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति क्रिएटिव राइटिंग तभी करता है जिससे वो अपने भाव को प्रकट कर सके, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। संचार मूलतः है, संचार मूलतः कैसा होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। बात करना संचार कहलाता है, या लेखन करना संचार कहलाता है, या सिग्नलिंग देना यह संचार कहलाता है, या इनमें से सभी। तो संचार में हम आपको बताए थे, कम्युनिकेशन जब पढ़िएगा वही चीज़ यहाँ पे है कि कम्युनिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहीं से क्वेश्चन यहाँ भी आपको एराइज करना होगा, ठीक है। कि उसमें जो होता है ये वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, एक होता है जिसमें सिग्नल का प्रयोग आप करते हैं, जैसे हाव भाव का प्रयोग, हाव भाव का प्रयोग। जैसे कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसको इशारा करके हम लोग समझाते हैं कि नहीं, तो वह भी एक संचार का माध्यम है। यानी कि ये सभी जिसमें हम लोग बात करते हो या लिख कर अपने विचार को रखते हो, या फिर हाव भाव यानी कि उसको इशारा करके बताते हो, तो यह संचार का ही पार्ट होता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, लेखन शैलियाँ पदार्थ द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि कौन से पदार्थ द्वारा यह लेखन शैली यानी राइटिंग स्किल निर्धारित होती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आमुख, ऑप्शन बी है वस्तु, ऑप्शन सी है विषय, ऑप्शन डी है मैदान। तो आपको सही उत्तर चुनना था, तो इसमें सही होगा विषय। विषय वस्तु जो होगा उसी पर आधारित ये लेखन शैली होता है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अगला प्रश्न है क्या आपके लिए। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। ये तो प्रश्न ही आधा अधूरा है, तो छोड़िए इसको कट कर दीजिए। उसके बाद देखिए 43 नंबर, श्रमिकों के महत्वपूर्ण प्रकार हैं, यानी कि श्रमिक के कौन कौन महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं? उत्पादक खोदने वाले, या मेकर मूवर्स, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ए और बी, यानी उत्पादन खोदने वाले, यानी उत्पादन जो करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं वही तो काम करते हैं, तभी तो उस चीज़ का उत्पादन होता है। जैसे किसान काम करता है तो उससे क्या होगा, खेती करता है तो उससे फसल का उत्पादन करता है। उसी तरह मेकर मूवर्स का मतलब होता है ना बच्चों, जो कि कोई भी कंपनी है उसमें कार्य करके जो कि हर चीज़ को निर्मित करे, यानी कि जो उस कंपनी में बन रहा हो उसको निर्मित करने का भी कार्य कौन करता है? किसान, मतलब श्रमिक लोग ही करता है ना। तो वही चीज़ है। अब आज ये अगले चीज़ को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपके लिए। माफ़ कीजिएगा 1 मिनट। तो अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन कि ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं, यानी क्या चीज़ें ग्रंथ सूची में शामिल की जा सकती है। ऑप्शन ए है किताब, उपरोक्त ये, उसके बाद बी है पत्रिकाएं, ऑप्शन सी है ऑडियो और वीडियो, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए, जब आप ग्रंथ सूची, यानी ग्रंथ सूची का मतलब होता है ना बच्चों, जिसमें किताब उताब सब चीज़ शामिल हो, जिसमें आप मैगजीन को भी शामिल करते हो, यानी कि पत्रिकाएं जिसको बोलते हैं, फिर ऑडियो वीडियो को भी उसी में शामिल किया जाता है। तो ये सब होगा इसका सही, यानी कि उपरोक्त सभी होगा इसका सही, ठीक है। उसके बाद देखिए, जीवनियाँ ऐतिहासिक कहानी आदि उदाहरण है, यानी जीवनियाँ है, ऐतिहासिक कहानी है, ये किसके उदाहरण है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को एकदम तोड़ तोड़ के समझिएगा, तभी आप कर पाइएगा। ये मत सोचिए क्वेश्चन जो दिया है बस देख लिए तो बना देंगे, नहीं बनेगा। उसको तोड़िएगा, जीवनियाँ हो या फिर ऐतिहासिक जो कहानी है ये किसके उदाहरण है। तो कल्पनाशील निबंध का, या फिर कथात्मक निबंध का, या वर्णनात्मक निबंध का, या व्याख्यात्मक निबंध का, ये किसके उदाहरण है आपको चुनना है। तो इसका होगा कथात्मक निबंध, ठीक है, इसका ही उदाहरण होता है। उसके बाद आ जाइए, अब देखते हैं हम लोग 46 नंबर, सामान्य प्रकार की कथा कौशल है, कैसी है, कुछ कैसे करें, या फिर कोई चीज़ कैसे काम करता है, या ए बी दोनों, या जानकारी को ठीक से व्यवस्थित करें, ये सभी। तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो ए बी दोनों इसका सही होगा कि कुछ कैसे करें और कोई चीज़ कैसे करें। तो ये दोनों ही सामान्य प्रकार के कथा कौशल का एक पार्ट है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन का रहा, संचार के सामान्य श्रेणी है, यानी संचार में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लाया जाता है, वही चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है भाषण और लेखन, ऑप्शन बी है मुद्रण, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक संचार, ऑप्शन डी है सभी। तो इसमें देखिए, संचार कौशल में
भाषण भी दिया जाता है उसको भी संचार बोलते हैं, कोई लिखता है तो वह भी संचार है, मुद्रण यानी कि जो भी आप कोई प्रकाशित किया कोई भी चीज़ तो वह भी संचार का ही पार्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी कि मान लीजिए कि अभी आप कोई फेसबुक पर कुछ मैसेज किए, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई टेलीग्राम पर, कोई व्हाट्सएप पर, तो यह भी क्या है, संचार का माध्यम है। जैसे आप अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आपका क्लास कैसा लगा, तो यह भी क्या है, संचार का माध्यम है। ठीक है, यानी आपको हमारे क्लास अच्छे लगे कि नहीं ये तो आप कमेंट करके ही बताइएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रोता को अर्थ समझने में ... भी सहायक होता है। तो इसमें कौन कौन चीज़ सहायक होगा जिससे श्रोता यानी सुनने वाला उस जो बोला जा रहा है कुछ भी चीज़ उसको समझ ले। तो इसमें आपको सही चीज़ चुनना है। तो लहजा और व्यवहार का, पिच और टोन का, लहजा और रवैये का, या स्वर और तीव्रता का। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेकिन इसका सही जो होगा हम बता देते हैं, पिच और टोन। यानी पिच यानी कि आपका स्पीड क्या है बोलने का वो, और दूसरा टोन आपका कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो इसी से श्रोता आपके द्वारा कहे गए बातों को समझ पाता है, पिच और टोन की मदद से। तो चलिए आज इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हम कराते हैं ना ठीक वैसे ही और उसी से आया है। जैसे स्वच्छ भारत में कराए पूरा क्वेश्चन उसी से लड़ गया था, क्रिएटिव राइटिंग में भी करा दिए, देखिएगा इसी से लड़ेगा। कम्युनिकेशन का भी नहीं कराए हैं तो उसके लिए तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उसका सब्जेक्टिव कराए हैं तो देखिएगा उसी से फिर लड़ेगा, सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। जो कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है मुंगेर यूनिवर्सिटी का कम्युनिकेशन का, देखिए उसमें पूरा क्वेश्चन ही लड़ गया था जितना हम पढ़ा दिए थे उसी से, और फिर आपका भी लड़ेगा। इसीलिए अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिले वो प्लेलिस्ट उस सब्जेक्ट का, तो आप हमको कमेंट इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट चाहिए उसको लिख दीजिएगा, हम उसको दे देंगे आपको। लेकिन प्लेलिस्ट ज़रूर लिखिएगा और सब्जेक्ट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो हम उसको आपको देने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। हर एक क्वेश्चन को लिख के आना है और ऑब्जेक्टिव जो है उसको सही बनाने का हर संभव प्रयास कीजिएगा। चाहे वो MIL हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, सबका 50-50, 100-100 ऑब्जेक्टिव हम कराए हुए हैं। उतना ऑब्जेक्टिव करके जाइए, देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। और क्वेश्चन अगर बाहर भी रहेगा ना तो आपको आता होगा, क्योंकि उसको हम उसी तरह लिंक करके वहीं बता दिए होंगे जिससे कि आपको मदद मिल जाए। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं। तो ये काम तो आप हमारे लिए कर सकते हैं, वो कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।